नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, शरद पवार का इस तरह से 4-5 दिन से अलग-अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं और अभी जो हालिया स्टेटमेंट है कि वो महाविकास अघाड़ी का भविष्य कुछ वो बता नहीं पा रहे हैं। यानी उनका कहना है कि आज महाविकास अघाड़ी है, फ्यूचर में रहेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो उनके मन में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र की सरकार क्या अस्थिर है, इसी पर हम जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से कि महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल जो समीकरण जो आगे पीछे हो रही है, इसका क्या रीजन है? इसमें किसकी भूमिका चल रही है आगे? सर, क्या लगता है इसमें काफ़ी संदेहास्पद सर चीज़ें। आपके लिए जी, एक मैसेज है क्या बात और वो मैसेज उस आदमी का है है? जी, कि उस नेता का है कि जो आज टीआरपी में शायद मोदी के बाद उसका टीआरपी ये मोदी से भी ज़्यादा है। क्या बात तो मोदी कभी कभी आते हैं मीडिया पे मगर उसका टीआरपी नंबर 1 पे है पूरे देश में। है? 500 चैनल रोज कवर करते हैं और मराठी में तो 10 में से 7 हेडलाइन उसकी रहती है हमेशा। मतलब आप तो किसकी बात हमारे कर रहे मित्र हैं? है संजय राउत। संजय राउत, उन्होंने आपको एक प्यार से विनती की है। उन्होंने बोला है कि आप भी थत्ते साहब के इतने ही ऑलमोस्ट जानकार है जी, और क्या बात। आपने 25-30 साल से काम किया। सर वो आपको बहुत पहले से जानते हैं हुँ, और वो इन केबल था ना आपका, जी, जी, जी। तब से आईबीएन वगैरह सब 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 आपका एक पूरा इतिहास भूगोल उनको मालूम है। तो वो बोले कि अनिल मराठी में तो तुम्हारी चलाते हो जी, मगर हिंदी में मैं श्यामगिरी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट जाहिर तौर पे उनको बोलो और कंपलसरी करो कि दोनों समान ही बोले। क्या बात। सर ये संजय राउत की आपके लिए रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सवाल कीजिए, मैं आपको सवाल करूंगा। और वो बोला हिंदी में, वो बोलता है उनकी ओरिजिनल हिंदी है, खास यूपी में बनी हुई, जी, और तुम्हारी मराठी फिल्मी हिंदी है। पर मजा आता है बोला। जी, जी। तो बोला कि अभी तुम्हारी जरा बकबक कम करो, कि क्या दोस्त है बात है! अपना और गिरी साहब को भी आप इक्वल ये देना है। तो संजय राउत को मैं नाम बोल नहीं सकता। और भी एक ये है मेरे मित्र और उनका नाम भी बता दूं तो अच्छा रहेगा। जी, सर हमारे थाना के जो मतलब कल्याण डोंबिवली के खासदार है, जी, एमपी हैं, जी, जी, श्रीकांत शिंदे। जी। परसों उनसे बात हो गई तो उन्होंने भी बोला कि आपका हिंदी जो है वो ज़्यादा देखा जाता है मराठी से। थैंक यू, थैंक मैं यू। बोला हाँ वो, और मैं बोला तो वो तो उत्तर भारत तक जाता है हुँ, सब जगह, वहाँ से हमको फीडिंग आता है। तो बोले वो भी तुम्हारे जैसे पहुंचे हुए पत्रकार हैं, हुँ, हुँ। वो भी तुमको बराबर चाबी दे देते हैं। तो सर आप चाबी देने का काम करेंगे और मैं भी आपको चाबी देने का काम बिल्कुल, करूंगा। बिल्कुल। सर अभी ना जी, मैं तो मेरी जो बातचीत होती है लोगों से उसके आधार पर बताता हूँ। मगर सर आप में और मेरे फर्क ऐसा है कि आपकी एक विश्लेषक दृष्टि है और मेरा जो होता है वो इंफॉर्मेशन के आधार यस। पर निष्कर्ष होता है। तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ ये पवार साहब के बारे में जी, कि पवार साहब को आप भी 25-30 साल जी, से जी, जी। देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो पवार साहब का गुण और दोष ऐसा क्या है जिससे हमको कुछ लेना चाहिए और कुछ चीज़ों से सावध रहना चाहिए? सर पवार साहब का अगर महाराष्ट्र की राजनीति नाम लें तो पवार साहब के बगैर पूरा राजनीति अधूरी है महाराष्ट्र बिल्कुल, की। बिल्कुल, बिल्कुल। और पवार साहब ऐसे पुराने चावल कहे जाते हैं कि वो जहाँ रहते हैं सर, जिसके पक्ष में रहते हैं वो पक्ष मजबूत हो जाता है। जिस तरह से देखा सर आपने 2.5 साल महाविकास अघाड़ी चली, सिर्फ शरद पवार साहब की वजह से चली, यस, यस। इसमें 2 राय नहीं है। बनी भी सरकार। यस, सरकार भी बनाए और 2.5 साल जब तक शिंदे साहब अलग नहीं हुए तब तक चलती रही। इसमें दो राय नहीं। इसमें कोरोना भी आए, काफ़ी देश संकट में रहा, लेकिन जो राजनीति थी महाराष्ट्र की, वो इतना जो जिस तरह से लोग स्टेबल बोल थी। रहे थे कि ये सरकार 105 जाएगी। 105 विधायक को लेके भाजपा एकदम आक्रामक रहेगी, ये रहेगी, वो रहेगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, एक दिन नहीं चलने देगी महाविकास अघाड़ी को, लेकिन ऐसा नहीं रहा। सब कुछ अच्छा रहा। आज भी जो सरकार में नहीं है पवार साहब, लेकिन बीच-बीच में सर शिंदे साहब ने भी कहा कि मैं उनका प्रेरणा लेता हूँ। उन्होंने हाँ, भरी सभा में कहा कि मैं पवार साहब का प्रेरणा रहता फ़ोन पे हूँ, लेते रहता उनसे भी हूँ सीखने और लायक बहुत यस, कुछ यस। रहता है। तो पवार साहब के बगैर सर महाराष्ट्र की राजनीति तो अधूरी है। अभी हाँ, लेकिन उनकी राजनीति देश में भी सर कोई कम नहीं है सर। हुँ, देश की बात करें तो जिस तरह से वो उनका एक ही मकसद रहता है सर
देश में हो, राज्य में हो, उनको सत्ता में उनका जो है सत्ता में रहना चाहिए, उसके लिए कुछ भी करें, वो वीक पॉइंट है कुछ उनका। भी चाहिए करने को करो, जिसके साथ भी जाना है जिसके साथ जाएंगे, लेकिन सत्ता चाहिए। आज सत्ता के लिए ही उनका जो अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है उसका ही वो परिणाम भी है। चाहे क्योंकि यहाँ से या वहां से। अभी जो जिस तरह से अडानी आके उनके घर पे मिले और जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं अभी सर, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो एक तरह से उथल पुथल जो लोगों के दिमाग में है, उससे भाजपा भी घबराई हुई है और शिंदे साहब तो अस्वस्थ हैं, इसमें दो राय नहीं है। क्या होगा क्या, क्योंकि जजमेंट जो है खाली आना बाकी है, यानी सब कुछ सुरक्षित रख लिया गया है। अब वो जजमेंट क्या आता है उसको लेकर काफी लोगों में शंकाएं हैं और उसके लिए जो है प्लान बी भाजपा का जो है, और उसके अलावा जो लोकसभा का चुनाव में सर 48 सीट महाराष्ट्र की, जिसमें 42 भाजपा शिवसेना की सीट है, उस सीट को कैसे बचाना है ये भाजपा को गणित उसके दिमाग में चल रही है। क्योंकि जहां तक सर सवाल है सत्तांतर के बाद जिस तरह से शिंदे साहब के साथ में सोचा भाजपा ने जो है पूरे महाराष्ट्र पे कब्जा कर लेंगे, ऐसा उनको लग नहीं रहा है। कहीं ना कहीं उसमें उनको विरोधाभास लग रहा है कि शिंदे साहब के आने के बाद जो है भाजपा को जो मजबूती मिलनी चाहिए थी वो लोकसभा के हिसाब से नहीं मिल पा रही है। ऐसा और लोग मतलब अंदर अंदर जो है सर्वे भी उन्होंने कराया है और अंदर अंदर जो लोगों की जो प्रतिक्रिया है, लोग सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया है, आज भी जो सहानुभूति जो उद्धव ठाकरे के साथ में है, ये कहीं ना कहीं भाजपा को विचलित कर रही है। और यही कारण है कि भाजपा चाहती है कि जो विपक्ष का मेन चेहरा है यानी शरद पवार को जो है अपने करीब रख लूंगा तो आधी विपक्ष जो है हमारी मतलब हावी हो जाऊंगा और देश में जो लोकसभा का जो चुनाव आएगा वो जो उनको चाहिए वैसा हो सकता है, लेकिन पवार साहब के बगैर नहीं हो सकता, ऐसा मेरे को लग रहा है। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं इस तरह चल रही है और पवार साहब को भी सत्ता में बने रहने के लिए राज्य में हो, जैसे जिस तरह से अजीत पवार ने कहा कि हमको मुख्यमंत्री की अब कैटेगरी में हो गया हूँ, कहीं ना कहीं सर ये इशारा है। और उन्होंने मुख्यमंत्री के दावेदार करते हुए मोदी जी की तारीफ भी की अगले दिन। इसको आप क्या मानते हैं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर पहले तो मैं आपको दाद देता हूँ कि संजय राउत और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे इन्होंने आपके प्रति जो विश्वास जताया था और मुझे वार्निंग दी थी कि भाई उनको बोलने दो, क्योंकि उनका एक खुद का अनुभव है, वो एनालिसिस करते हैं और तुम इंफॉर्मेशन देते हो। अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है वो बताइए। सर मैं वो बताता हूँ। उसके पहले सर मुझे आप अभी आज एक इनिशिएटिव लेके बोल रहे हैं तो आपको 2-3 सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। उसमें से सर पवार साहब के ऊपर देश में और प्रदेश में कोई विश्वास क्यों नहीं करता है, ऐसा आपको लगता है? क्या वजह है कि जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई विश्वास ही रखने को तैयार नहीं? सर मैंने कहा ना कि जैसा कि पवार साहब को मतलब उनको सत्ता भी चाहिए, पावर भी चाहिए, तो दोनों चीज पाने के लिए वो कुछ भी करते हैं सर। और जिस तरह से उन्होंने सोनिया को जिस तरह से विदेशी कहकर जो बाहर आए, फिर इमीडिएटली महाराष्ट्र में सरकार बनाए, फिर देश में देश में कांग्रेस सरकार आई तो उसमें शामिल भी हो गए। तो पवार साहब का यही सर राजनीति है उनका, और राजनीति में कोई अपना पराया नहीं होता है। आज की तारीख में राजनीति जो है सिर्फ पावर और पैसा, इसके लिए लड़ाई होती है। विपक्ष में भी ऐसा नहीं है कि विपक्ष में रहते हुए पैसा नहीं मिलता, पैसा मिलता है लेकिन पावर नहीं रहता है, फ्यूचर नहीं रहता है। अगर आप 2 बार लगातार विपक्ष में बैठ गए तो आपकी क्या कैटेगरी होगी, आप खुद जानते हैं कि आज कांग्रेस की क्या हालत है। दूसरी बार जब भाजपा जीती उसके बाद कांग्रेस की लगातार माइनस होते जा रही है। जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, आज हालत क्या है। तो अगर तीसरी बार भी अगर कांग्रेस अगर विपक्ष में बैठ गई, या विपक्ष तो रहेगा ही नहीं, फिर छोटे छोटे पार्टी मिलकर सब विपक्ष बनाएंगे, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं। तो पवार साहब को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर हम लगातार महाराष्ट्र ही हमारी मेन जमीनी राजनीति है, अगर महाराष्ट्र में भी अगर मैं विपक्ष में रहने लगूंगा तो सर आगे देश में क्या कर पाऊंगा। और क्योंकि उनकी सर जो उनके रिप्लेस में कोई ऐसा कुछ चेहरा भी वो अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं और कोई तो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। नीतीश कुमार और पवार साहब की अगर तुलना करें तो उनके तुलना में क्या कहेंगे? नहीं सर, नीतीश कुमार के तुलना में पवार साहब का कंपेयर ही नहीं है सर, कंपेयर ही नहीं है। मतलब पवार साहब बहुत ऊपर है। नीतीश कुमार की राजनीति सिर्फ बिहार तक सीमित है सर। उनको आप देखेंगे बिहार के बाहर आपको यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी उनको कोई नहीं जानता सर। क्या बात करें, सीधी सी बात है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लोगों खड़ा करेंगे, एक भी सीट चुन के नहीं आएगा विधानसभा की, लोकसभा की बात ही छोड़ दी। ओहो, तो नीतीश कुमार तो वो राष्ट्रीय पर्याय भी नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। सर राष्ट्रीय पर्याय के रूप में मोदी के लिए, मोदी तो जीतेंगे इसमें हम दोनों का एक ये है, एक मत है।
मगर मोदी को अगर 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 जबरदस्ती कोई पर्याय करके किसी को खड़ा करना है तो वो राहुल गांधी होंगे, केजरीवाल होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे, ये तीन ही मुझे दिख रहे हैं। जी जी। तो उनमें से कौन आपको लगता है कि ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल और उद्धव, कौन तगड़ा मुकाबला, एक एटलीस्ट चेहरा चेहरा विपक्ष का कौन लगता है आपको? सर, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को चुपचाप बैठा दिया जाएगा? नहीं लगता मुझे। कांग्रेस जो छोड़ देगी, राहुल गांधी को बैठा दो और दूसरा कोई विपक्ष का चेहरा आ जाए, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा डिसीजन कांग्रेस ले सकती है। फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर मुझे तो लगता है कि 2024 की लोकसभा की बात करें तो विपक्ष जो है कोई चेहरा लेके फाइट नहीं करेगी। ऐसा लगता है? हाँ, वो बोलेगी कि पहले हम चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद फिर हम जो है पूरे जो देश की विपक्ष पार्टियां हैं जो टुकड़े टुकड़े में है उनको एक साथ डिस्कस करके जो आगे आएगा, जो उनके पार्टी का जो मेन। तो आप जो बोल रहे हैं ना, उसको अनुमोदन देने वाली बात कल हुई है, जो आज आपके नवभारत टाइम्स, आपका प्यारा पेपर नवभारत टाइम्स, उसमें आई है सर। उसमें ममता और नीतीश कुमार की जो बात हुई, उसमें उन्होंने बोला कि हम कांग्रेस का डिक्टेशन और वर्चस्व कभी नहीं सहन करेंगे, हम सब एक बराबरी के नाते से रहेंगे। तो राहुल गांधी जो एक पोजीशन बनाए हुए कि भाई सबको साथ लाने वाले कांग्रेस है, वो खुद का नाम नहीं लेता है, वो सबको साथ लाने वाली कांग्रेस है, तो बोले कांग्रेस को ऐसा इनिशिएटिव लेना और अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाने का हम मानते ही नहीं। तो उन्होंने एक तरह से राहुल को और कांग्रेस को बाजू में रखा है। तो क्या ऐसी भूमिका में पवार साहब का एज अगेंस्ट है उनके, और पवार साहब होंगे सबको मान्य? पवार साहब सर खुद ही नहीं आएंगे। उनका एक तो हेल्थ का प्रॉब्लम है, दूसरी बात उम्र का भी प्रॉब्लम है। हालांकि उनका सपना है कि एक बार प्रधानमंत्री वो बनने अपने आप को देखना चाहते हैं। क्या है ना, नरसिंह राव जो थे उन्होंने रामटेक से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इसलिए ना बोला क्योंकि वो बोले मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं घर के बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। और 5 साल सर राज्य चलाया पंतप्रधान होके। जबरदस्त था, है कि नहीं? उसी में अयोध्या कांड भी हुआ। उसी में अयोध्या कांड भी हुआ। वो तो जानबूझकर करा दिया उन्होंने। मगर सर सत्ता एक ऐसा टॉनिक है ना, वो किसी को भी ये दे देता है। जिस तरह से नीतीश कुमार का सर मिलना हुआ अखिलेश को भी मिले, अखिलेश यादव से ममता को भी मिले, वो मिले, और विपक्ष में बोल रहे हैं कि हम हर एक को मिलूंगा। जिस तरह से उनका एक्टिविटी अभी फिलहाल जागी है, तो उसमें उनका कहीं ना कहीं तो उनको लालच है सर कि अगर कहीं विपक्ष अगर मजबूत हो गया तो सबसे पहले मैं ही आ जाऊंगा आगे। भाई मेरे को पहले प्रधानमंत्री बनाओ, फिर मैं सबको और जोड़ूंगा। मेरे प्रयास से सब आज ये हो रहा है। 1% चांस है ऐसा, लेकिन उनका कहीं ना कहीं ये टारगेट है कि अगर विपक्ष को मैं एक होने में कामयाब कर दिया। खड़े हैं ना, उसमें राहुल का प्रॉब्लम ऐसा है कि वो कब बैकआउट होगा बोल नहीं सकते। वो कभी भी बोल सकते कि मैं मोदी के खिलाफ मेरा चेहरा नहीं देना चाहता, क्योंकि उनको मालूम भी है कि ये और एक बार वो 2 बार तो रह चुके। हाँ नहीं, अभी सर मेरे को ना आप जितना अंडर वैल्यू करते हैं नीतीश कुमार जी को, उतना मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि सर नीतीश कुमार देखो, वो शरद पवार इतने ही पार्टी बदलने के लिए और तत्वहीनता करने के लिए तैयार होते हैं। और हमारे देश में सर एक ऐसी परंपरा है कि भाई जो तगड़े नेता है उनको बाजू में रखने के लिए बाकी तगड़े नेता एक दुर्बल को आगे बढ़ाते हैं। ये परंपरा है। सर गुजराल का मुख्य पंतप्रधान बनना कभी आपने सोचा था? कभी नहीं, नाम ही नहीं था कहीं किधर किसी के सामने। सर देवेगौड़ा का, चंद्रशेखर, सर ये ऐसे लोग 5 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर बदले, प्रधानमंत्री हुए हैं कि सर अभी जैसे महाराष्ट्र में बोला जाता है कि अगर बाबा साहेब भोसले मुख्यमंत्री हो सकते तो कोई भी हो सकता है, उसी तरह से अगर ये हुए हैं तो सर कैसे है ना, सर जोड़ तोड़ की राजनीति में यही होता है। हर एक को जो है अपने आप को अपने से पावरफुल कोई आदमी पंतप्रधान बने ये नहीं चाहते। सर उसका उदाहरण तो बीजेपी में भी है। हम नाम नहीं लेंगे किसी का, मगर मेरे को लगता है मोदी शाह नहीं चाहते कि ये चाहिए, क्योंकि वसुंधरा राजे को जो कट टू साइज किया और उसके लिए राजस्थान भाजपा ने गंवाया। सर वो जानबूझकर गंवाया ऐसा बोलते हैं। सर मध्य प्रदेश शिवराज चौहान को कट टू साइज करने के लिए भाजपा ने जानबूझकर सरकार गिराई, बाद में उसको निकाला, पिक्चर से हटाया, फिर सरकार आ गई, सर उनको ही मुख्यमंत्री बनाया। सर ये चीज है
कि सबको कट टू साइज हर एक पार्टी में होता है, और होता है। पार्टी के आघाड़ी बड़ा में चेहरा भी नहीं बनने देना है, बड़ा चेहरा। सर इस पार्श्वभूमि पर अगर महाराष्ट्र के हम सोचते हैं, जो हमारा मुख्य विषय है, तो सर मुझे लगता है कि पवार साहब जो है उनको बीजेपी के साथ जाना की इच्छा है, मगर वो एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं धीरे धीरे कि महाआघाड़ी का कोई अस्तित्व नहीं है, महाआघाड़ी चलेगी नहीं, महाआघाड़ी का कोई भवितव्य नहीं है। वो महाआघाड़ी पर से लोगों का विश्वास खत्म करना चाहते हैं। जो बोल रहे हैं ना, उसका जो पहला बोलना होता है उसके विपरीत दूसरे दिन बोलते हैं। और पहले दिन क्यों बोलते हैं सर? इतना बुद्धिमान नेता है वो। क्या है ना, पहले वो अपना जो मन का अर्थ है वो बोलते हैं, फिर वो अनर्थता करके बोलते हैं कि मुझे वो कहना ही नहीं था। फिर बोले क्यों? आपकी जैसा विद्वान और बुद्धिमान आदमी अगर कुछ बोलता है तो उसको तो पहले मालूम है कि इसका अर्थ क्या निकलेगा, और आज चाहिए उनको कि लोग निकाले अर्थ। सर वो ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं ऐसा मुझे लगता है, और उनको सबसे अच्छा ऑप्शन सर बीजेपी है। सर उसमें फायदा देखो कि अपनी जो सुप्रिया है, वो सुप्रिया तो एक केंद्र में मंत्री बनेगी 100%, इनके साथ गए तो। सर महाराष्ट्र में भी अभी ऐसा है कि शिंदे साहब को नाराज नहीं करना है, ये बात तब तक है जब तक शिंदे साहब के अगले विधानसभा चुनाव में इतने ही लोग आते हैं। तो अगर इनके 20 हो गए और राष्ट्रवादी के 40 या 50 रह गए और इनको 1 से 20 मिले, सर बीजेपी ऐसी पार्टी है कि वो थोड़े के लिए, सर नीतीश कुमार का भी मेजोरिटी नहीं था बीजेपी मतलब ज्यादा लोग थे सर। छोटे छोटे जो नॉर्थ ईस्ट के भी है ना, वहां पे भी उन्होंने दूसरे पार्टियों को मुख्यमंत्री बनाया है। तो यहाँ पे सर वो ये भी बोल सकते हैं कि भाई आपकी चॉइस क्या है। सर मैं और एक उसको थोड़ा सा टर्न दे रहा हूँ कि सर शायद पवार साहब ये जो सब कर रहे हैं उल्टा पालट, उसमें वो अजीत दादा को भी फंसा रहे। अजीत दादा का भी डिवेल्यूएशन हो, उनके ऊपर भी लोगों का विश्वास उड़ जाए। वो जो बोलते हैं वो मेरे को सहमत नहीं है जी, उनकी अपनी अपनी चल रही है। सर मुझे आश्चर्य नहीं लगा कि जैसे हम बोलते हैं कि उद्धव ने शिंदे साहब, राणे साहब, राज ठाकरे सबको मजबूर किया कि वो पार्टी छोड़ दे शिवसेना। बिल्कुल सर, मेरे को इसके पीछे एक ऐसी लगती है नीति, राजनीति पवार साहब की, कि मैं उनको बाहर नहीं निकलूंगा मगर सिचुएशन ऐसी पैदा करूंगा कि वो खुद चले जाए। मगर सर उनकी ताकत इतनी है कि वो बोल सकते बीजेपी को कोई इनको मत लो। सर ऐसा महाराष्ट्र में इसके पहले हुआ है। भाजपा के टिकट इनको दो, इनको मत दो, ऐसा पवार साहब ने बोला है और उसका सुना गया है। सर मंत्री करते करते किसी को रोका है उन्होंने? जी बिल्कुल सर, उनका नाम लेता हूं ना मैं, कि गणेश नाइक को बीजेपी मंत्री बनाने वाली थी, जो पहले 10 नाम थे ना जी, उसमें उनका नाम था, जो मंत्रिमंडल अभी जो है। तो सर पवार साहब ने फडणवीस को फोन किया, कि मैं बात बोल रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ, ऑन द रेकॉर्ड बोल रहा हूँ, की गणेश बाकीच्यांनी दगा दिला मी समजू शकतो, गणेश नाईकला मी जे दिलं गेल्या 20 वर्षामध्ये तेवढं कोणालाच दिलं नाही। तो सही बात है। और उनके भ्रष्टाचार से लेके हर एक चीज के बारे में मैंने दुर्लक्ष किया, और उन्होंने गद्दारी की, उनको मंत्रिमंडल में मत लेना। सर शरद पवार साहब के कहने से फडणवीस ने उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया, ये सच्चाई है सामने सबके। तो सर वो अजीत दादा के बारे में भी ये कर सकते हैं कि भाई इनको मत लो। सर एक मैं थोड़ा सा और ये बोलता हूं कि उनका मराठा स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है। दूसरी बात यह है कि फडणवीस बहुत स्ट्रिक्ट है सर। पवार साहब के लोगों को भ्रष्टाचार करना ही होता है जी, उसके बिना वो जी नहीं सकते, इसलिए तो पावर में आना चाहते। तो उसमें ऐसा है कि पवार साहब के लिए सबसे कन्वीनियंट सीएम अगर उनका नहीं है तो एकनाथ शिंदे है सर, ये भी याद रखो। हाँ सुप्रीम कोर्ट में अगर ऐसा होता है वो नहीं होगा, ऐसा ही लोग बोल रहे हैं, मगर समझो हुआ जी तो भी वो बोलेंगे कि तुम कंटिन्यू करो, फिर से चुनाव लड़ो। सर मैंने अभी मैंने ये देखा तो 6 महीने के अंदर वो चुनाव लड़के आ सकते हैं वापिस, और मुख्यमंत्री पद उनका बना रहेगा। वो मराठा है सर,
और पवार साहब जो है एक ब्राह्मण को, फडणवीस को फिर मुख्यमंत्री बनाना, उसकी दादागिरी, उनकी डिक्टेटरशिप है। जी जी सर फडणवीस मिनी मोदी है। हाँ, नो डाउट। उनके No doubt. अंडर उन्होंने सर सबको भ्रष्टाचार, उन्होंने शिवसेना को थोड़ा ढील दी थी कि भाई तुमको खाना है खाओ, मेरे को सरकार चलाने है। मैंने बीजेपी वालों को टाइट रखा था। सर कल वो अगर राष्ट्रवादी उनके साथ, फडणवीस के साथ जाती है तो वो उनको भी टाइट रखेंगे। वो नहीं चाहिए इनको, फ्रीडम ऑफ यस करप्शन चाहिए। तो उनके लिए शिंदे बेस्ट है, जो बोलते हैं तुमको जो खाना है खाओ, मेरे को कुछ लेना देना नहीं उससे। तो वो शिंदे को बरकरार रखने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सर उनके मन का मुख्यमंत्री, अभी ये बोलते हैं ना हमने विखे पाटिल की माझ्या मनातला मुख्यमंत्री फडणवीस, तो उनके मन में शायद ये हो सकता है कि सुप्रिया को दिल्ली भेजने के बजाय अजीत दादा को दिल्ली भेज दे रहा। इनको अगर पार्टी में रहना है तुमको तो दिल्ली जाओ, लोकसभा के लिए खड़ा रहो, और सुप्रिया सुळे को महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने का वो गेम कर सकते हैं। सर अभी मेरा जो निरीक्षण है वो बताया, आज आपने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, लोगों को मजा आया होगा। जी जी एक ही आदमी के बाद कंटिन्यूस सुनने को लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आज हमारा मुकाबला बहुत अच्छा रहा। मेरी ओर से धन्यवाद। धन्यवाद जय हिंद, जय धन्यवाद। ये महाराष्ट्र। तो हमारा जो चर्चा थी यही थी कि शरद पवार के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या महाराष्ट्र राजनीति में कुछ और होने वाला है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आप हमारे चर्चा पर क्या मानते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में रखिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। और हाँ, एक जो रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और तत्ते साहब का भी चैनल है गगन भेदी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।